नमस्कार। आज हम बैंक ऑडिट की थोड़ी जटिल दुनिया की गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हम सब बैंकिंग ऐप्स तो आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैंक के अंदर जो होता है, पर्दे के पीछे का कामकाज, हर लेन देन का हिसाब किताब, वो काफी पेचीदा होता है। हाँ बिल्कुल, काफी लेयर्स होती हैं उसमें। तो आज इसी पेचीदगी को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर बैंक ऑडिट के नजरिए से। हमारे पास कुछ ऑडिटिंग टेक्स्ट के अंश है। ठीक है। इनकी मदद से हम बैंक ऑडिट की बुनियादी बातें समझेंगे। विशेष रूप से ऋण यानी एडवांसेस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस पर हमारा ध्यान रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, बैंकों की स्थिरता पूरे आर्थिक तंत्र के लिए जरूरी है और बैंक ऑडिट इसी स्थिरता को पक्का करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत चलती है। हाँ बिल्कुल, आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। भारत में तो कई तरह के बैंक हैं। कमर्शियल हैं, रीजनल, रूरल, कोऑपरेटिव, फिर पेमेंट बैंक्स भी आ गए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। हाँ, काफी विविधता है। इसका मतलब ऑडिट का काम भी काफी अलग-अलग तरह का होता होगा। हाँ, लेकिन सभी बैंकों का जो मुख्य काम है वो कमोबेश एक जैसा ही है, लोगों से जमा लेना और फिर उन्हें ऋण देना। अच्छा। और इन्हीं मुख्य कामों की बारीकियों को ऑडिटर जांचते हैं। एक ऑडिटर सबसे पहले एक ऑडिट प्लान बनाता है। उसमें क्या ध्यान रखते हैं? उसमें वो बैंक के कामकाज का स्तर देखते हैं, उसमें कितने जोखिम हैं और हाँ, पिछले ऑडिट में क्या निकला था, ये सब ध्यान में रखा जाता है। और अगर ऑडिटर नया हो तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर कोई नया ऑडिटर आता है तो एक प्रोफेशनल जरूरत होती है कि वो पिछले ऑडिटर से लिखित में संपर्क करे, एक तरह से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले। प्रक्रिया की बात करें तो बैंक के अकाउंटिंग और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को समझना कितना जरूरी होता है ऑडिटर के लिए? अरे ये तो बेहद जरूरी है, खासकर आज के जमाने में जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। सही बात है। ऑडिटर को ये पक्का करना होता है कि बैंक का जो सिस्टम है वो आरबीआई के लेटेस्ट दिशा निर्देशों के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि बस सिस्टम ने रिपोर्ट निकाल दी और मान लिया। मतलब सिर्फ सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब पेशेवर संदेह बनाए रखना पड़ता है और ये भी देखना होता है कि बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तय फॉर्मेट फॉर्म ए और फॉर्म बी उसी में बने हों। और ऑडिट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ध्यान ऋण यानी एडवांसेस पर ही जाता होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बैंक की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा तो यही होता है। एकदम सही कहा आपने। इसीलिए ऑडिटर बहुत गहराई से जांच करते हैं कि बैंक ने लोन देने से पहले उधार लेने वाले की साख मतलब क्रेडिट वर्दीनेस ठीक से परखी है या नहीं। अच्छा। सारे जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, जैसे लोन एग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट वगैरह। लोन के बदले जो सुरक्षा सिक्योरिटी ली गई है वो काफी है या नहीं। और सबसे जरूरी कि लोन का पैसा सही काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये सुरक्षा किस किस तरह की हो सकती है? इसमें ऑडिटर क्या देखता है? सुरक्षा कई तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब जिस चीज के लिए लोन लिया, जैसे कार लोन में कार। और दूसरी होती है कोलैटरल, यानी कोई अतिरिक्त सुरक्षा। जैसे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, सोना, शेयर्स, एलआईसी पॉलिसी भी हो सकती है। ऑडिटर ये देखते हैं कि बैंक ने इन सिक्योरिटीज पर अपना कानूनी हक चार्ज ठीक से बनाया है या नहीं। चार्ज बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे गिरवी रखना, प्लेज, दृष्टिबंधक, हाइपोथिकेशन, बंधक, मॉर्टगेज, जो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और इक्विटेबल भी। फिर असाइनमेंट होता है, सेट ऑफ होता है। हर तरीके का कानूनी मतलब अलग है कि अगर लोन वापस नहीं आया तो बैंक का उस सिक्योरिटी पर कितना मजबूत दावा है। अच्छा, जब लोन ठीक चलते हैं तब तो सब ठीक है, पर मुश्किल तब आती है जब वो एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एनपीए क्या है असल में? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जब कोई लोन कोई संपत्ति बैंक के लिए कमाई करना बंद कर दे तो वो एनपीए बन जाती है। कमाई बंद कर दे मतलब आमतौर पर अगर किसी टर्म लोन की किश्त या ब्याज 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक बकाया रहे या फिर कोई ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट खाता आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब हुआ यहाँ? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि या तो उस खाते में जरूरत के मुताबिक पैसा जमा नहीं हो रहा है, पिछले 90 दिनों से ब्याज कवर करने जितना क्रेडिट नहीं है, या फिर जो स्वीकृत लिमिट या ड्राइंग पावर है उससे ज्यादा पैसा लगातार निकला हुआ है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैंने पढ़ी कि एनपीए का वर्गीकरण उधार लेने वाले व्यक्ति के हिसाब से होता है, न कि सिर्फ उस एक लोन के हिसाब से। ये सही है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। मतलब
मान लीजिए कोई मिस्टर रमन है, उनका कार लोन एनपीए हो गया क्योंकि समझिए 4 महीने से किश्त नहीं भरी। ठीक है। अब अगर उनका होम लोन भी चल रहा है और उसकी किश्तें वो बिल्कुल टाइम पर भर रहे हैं, तब भी उनका होम लोन एनपीए ही माना जाएगा। अरे, भले ही उसकी पेमेंट ठीक जारी हो। हाँ, क्योंकि वर्गीकरण मिस्टर रमन यानी उधारकर्ता के आधार पर होता है, न कि सिर्फ कार लोन या होम लोन के आधार पर। अच्छा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। और एक बात और, अगर लोन के बदले जो सिक्योरिटी रखी है उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिर जाए, मान लीजिए 50% से भी कम रह जाए उसकी वैल्यू, तो उस लोन को सीधे डाउटफुल या लॉस एसेट भी माना जा सकता है, भले ही 90 दिन न हुए हों। अच्छा। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि कृषि लोन के मामले में, खासकर अगर कोई बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो एनपीए नियमों में कुछ रियायतें दी जाती हैं। वर्किंग कैपिटल लोन्स में एक और टर्म सुनने में आता है, ड्रॉइंग पावर। डीबी। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन में उधारकर्ता कितना पैसा निकाल सकता है, ये उसकी ड्राइंग पावर पर निर्भर करता है। डीपी आमतौर पर उधारकर्ता के पास कितना स्टॉक है और उसके देनदार मतलब डेटर्स कितने हैं, उनकी वैल्यू के आधार पर तय होती है। तो ऑडिटर इसमें क्या चेक करते हैं? ऑडिटर ये चेक करते हैं कि डीपी की जो कैलकुलेशन है वो ताज़ा स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पर की गई हो, और ये स्टेटमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, 3 महीने। हाँ, डीपी निकालते समय स्टॉक और देनदारों की जो वैल्यू होती है उसमें से बैंक अपना एक मार्जिन घटाता है। अगर स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो उस खाते को आउट ऑफ ऑर्डर माना जा सकता है। तो मतलब ऑडिटर लोन से जुड़े हर पहलू की जांच करते हैं। दस्तावेज सही है, सुरक्षा पूरी है, मार्जिन ठीक रखा है, फंड का उपयोग सही हो रहा है, उधारकर्ता की साख और एनपीए नियमों का पालन हुआ है या नहीं। बिल्कुल, आपने सही सारांश दिया। वे ये भी बहुत बारीकी से देखते हैं कि एनपीए हाथों से आय की पहचान सही ढंग से हुई है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई खाता एनपीए हो गया, अब उसके बाद उस पर कोई ब्याज कमाया गया लेकिन वो मिला नहीं है बैंक को, अनरियलाइज्ड, तो उसे आय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक वो असल में वसूल ना हो जाए। इसे इनकम रिवर्सर कहते हैं। ये सब जांच बहुत जरूरी है ताकि बैंक की जो वित्तीय स्थिति दिखाई जा रही है वो सच्ची और नियमों के अनुसार हो। तो हमने समझा कि बैंक ऑडिट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक वाकई में गहरी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें आरबीआई के नियम है, जोखिम का प्रबंधन है और अलग-अलग तरह के लोन और उनकी सुरक्षा की गहरी समझ शामिल है। और खासकर ये एनपीए और लोन मैनेजमेंट बैंकों के स्वास्थ्य के लिए कितने अहम है, ये भी साफ हो गया। सही कहा। अगली बार जब हम किसी बैंक की सेहत के बारे में सुने तो ये सोच सकते हैं कि पर्दे के पीछे ऑडिटर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पारदर्शिता बनाए रखने में, नियमों का पालन सुनिश्चित करने में। चलते चलते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या बैंकों की अपनी जो आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रणालियां होती हैं वो वाकई उतनी ही सख्त और असरदार होती हैं जितनी ये बाहरी ऑडिट की जांच? इस पर विचार करने से शायद हमें बैंकिंग सिस्टम की मजबूती की एक और परत समझ आ सकती है।